Hello everyone, this is day 7 of daily PYQ main series in which we will discuss question number 13 and question number 14. So let's come to question number 13. How did colonial rule affect the tribal people in India and what was the tribal response to the colonial oppression? तो क्या थीम क्या है इस क्वेश्चन की अगर हम इंट्रोडक्शन किस पे लिखेंगे? दो चीज़ें, कॉलोनियल रूल है, ठीक है, और ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं, ठीक है, सेकंड। तो इन दोनों को मिला के हम एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि कॉलोनियल रूल को पहले से थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि कब से कब तक था और उस कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल को क्या इम्पैक्ट किया। लिटिल बिट ऑफ व्हाट, लिटिल बिट ऑफ वाई, एज आई सजेस्टेड। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि कॉलोनियल रूल ने कैसे इफेक्ट किया, तो किस तरीके से इफेक्ट किया वो तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट वाज द ट्राइबल रेस्पॉन्स टू कॉलोनियल ऑपरेशन, तो ट्राइबल ने क्या रेस्पॉन्स दिया उसका, तो सेकंड पार्ट ये हो जाएगा। और वही पेजेस को ऐसे डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट पेज में हमारा इंट्रोडक्शन प्लस फर्स्ट पार्ट, सेकंड पेज में सेकंड पार्ट एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि बताया था कि कॉलोनियल रूल को थोड़ा बताना है और ट्राइबल पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा थोड़ा बताना है, तो यही बताएंगे कि कॉलोनियल ब्रिटिश डोमिनेंस स्टार्टेड फ्रॉम 18th टू मिड 20th सेंचुरी। आप ईयर भी लिख सकते हैं। इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज वर मोस्ट अफेक्टेड। ब्रिटिश पॉलिसीज वर लार्जली ऑप्रेसिव। आप थोड़ा बता रहे हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी कैसी थी, आउटलाइन दे रहे हैं कि लार्जली ऑप्रेसिव, रिजल्टेड इन सब्सटेंशियल सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिसरप्शंस। तो डिसरप्ट कर दिए थे उसने सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो भी थी ट्राइबल्स की। तो इतना बता के इंट्रोडक्शन हम क्लोज करेंगे बहुत ही छोटे कम शब्दों में। अब बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में है इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द ट्राइबल्स इन इंडिया, ठीक है। अब ट्राइबल्स के क्या क्या इश्यूज हैं मॉडर्न इंडिया में वो तो आपने पढ़े ही हैं। तो वही जो इश्यूज थे सिमिलरली उसी लाइंस पे जो है ब्रिटिश ने भी एक्सप्लॉयटेशन किया था, कि जैसे डिस्पोजेशन, कि वो फॉरेस्ट राइट्स थे उनके, फॉरेस्ट राइट को डिस्पोजेस कर दिया था उन्होंने। फिर जो ट्राइबल सेल्फ गवर्नमेंट थी उसको डिसरप्ट करके एक टॉप डाउन हायरार्की बना दी थी। फिर कल्चरल एलिनेशन कर दिया था, फिर सोशल डिसरप्शन कर दिया था, और जो भी ट्राइबल अपराइजिंग होते थे उसका वायलेंट सप्रेशन किया था। तो ये सब पॉइंट्स को हम पॉइंट्स में लिखेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है, जिस हद तक हमारा पॉसिबल हो सके। एग्जाम्पल डालना बहुत ज़रूरी है हर पॉइंट में, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम्पल नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के किस किस रीजन में हुआ था चीज़ें, तो उस रीजन का थोड़ा एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं, क्योंकि सब जगह ऑपरेशन हर तरीके का थोड़ा थोड़ा हुआ ही था। तो इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द ट्राइबल्स इन इंडिया, पहला है फॉरेस्ट डिस्पोजेशन। एक फॉरेस्ट लॉ पास किया था ब्रिटिशर्स ने, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। तो उसमें जो गवर्नमेंट को सोल पावर दे दी गई थी ऑल फॉरेस्ट्स के ऊपर जितने भी थे इंडिया में, ठीक है। तो ट्राइबल का राइट्स जो था फॉरेस्ट पे वो खत्म हो गया था। तो उसके बाद जो ट्रिम्बर एक्सट्रैक्शन है या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है फॉरेस्ट को काटने के बाद, वो ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दिया था, जैसे कि एरविक्शन ऑफ स्प्रॉलिंग टी प्लांटेशन इन असम, ठीक है। असम में फॉरेस्ट काट के एक टी प्लांटेशन लगाई थी जो जितने भी ट्राइबल राइट्स थे सबको ट्रेम्पल करके। फिर लॉस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। पहले ट्राइबल जो रीजन होते थे वो सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट हुआ करते थे, जहाँ पे एक ट्राइबल चीफ्टन हुआ करता था और वो पंचायत के थ्रू उस ट्राइबल रीजन का गवर्नेंस करता था, कि जो भी वहाँ की लोकल नीड्स एंड एस्पिरेशंस होती थी उसको। तो ब्रिटिशर्स ने आके क्या कर दिया, उसको सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। एक जमींदार बिठा दिया जो कि ट्राइबल राइट्स के ऊपर डिसीजन लेगा, ठीक है। तो जमींदार के अंदर सारी चीजें आ गई थी। तो उससे क्या हुआ, और जमींदार को इतना पावरफुल बना दिया गया था कि जो ट्राइबल चीफ्स थे दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, ठीक है, टू सैटिएट द वायलेंस ऑफ जमींदार। तो इस हद तक पोजीशन आई थी। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो सेल्फ गवर्नेंस यूनिट है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, है ना, और एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया था। फिर सबसे मेजर रीजन है कल्चरल एलिनेशन। कल्चर को पूरा ही एलिनेट कर दिया था, कि जो भी ट्राइबल कल्चर्स होते थे, लोकल गॉड्स, सीक्रेट ग्रुप्स, वर्शिप ऑफ नेचर, जो उनका कल्चर हुआ करता था वो डिस्टॉर्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। और अपनी ट्राइब जो अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ थी उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से अपराइजिंग हुए थे, ट्राइबल अपराइजिंग, ठीक है। जैसे कि करेंगे, ट्राइबल वर्शिप ऑफ नेचर एंड सेक्रेड ग्रुप्स वर डिसरप्टेड एंड द सप्रेशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड कल्चर इन मिशनरी स्कूल्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इन इंडिया। तो आप अभी भी आज की डेट में भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये देख सकते हो
कि वहाँ पर लोकल लैंग्वेज और कल्चर कस्टम्स उतने ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिलीजन जो है ब्रिटिशर्स का, ठीक है, विच इज़ क्रिश्चियनिटी, इज़ मच प्रेवलेंट देयर, ठीक है, आज भी उसके रेमिनेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर सोशल डिसरप्शन कर दिया। सोशल डिसरप्शन कैसे किया कि जमींदारी सिस्टम हो गया, कि वहाँ का जो समाज था, ठीक है, जो भी सोसाइटी जिस तरीके की हुआ करती थी, मैरिज सिस्टम्स तो और इकोनॉमिक सिस्टम्स, तो सारे सिस्टम्स को जमींदारी सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो क्या हो गया था कि जमींदार इंटरमीडियरीज हो गए थे, ठीक है, बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड ट्राइबल्स, ठीक है। तो जितना भी ट्रेड हुआ करता था वो सारा जमींदार की मर्जी से ही होता था, तो ट्राइबल्स का उसमें कुछ लेना मतलब से नहीं होता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक डिसरप्शन होता था, जैसे कि सांथाल रीजन में देखा गया। उसके बाद सांथाल अपराइजिंग भी हुई थी, है ना। और वायलेंट सप्रेशन, कि ब्रिटिश जितने भी ट्राइबल अपराइजिंग होते थे या फिर वायलेंट प्रोटेस्ट या फिर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होते थे, तो उनको ब्रिटिश हमेशा बहुत ही वायलेंट तरीके से सप्रेस करते थे, जिससे कि एक डर पैदा रहे, डर कायम रहे, ठीक है। तो दीज हार्श मेजर ऑल्सो, अब उनसे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि स्ट्रेंथ जो रिजॉल्व था ट्राइबल्स का वो और स्ट्रेंथन हुआ, ठीक है, ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये सब हम लिखेंगे कि कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट हुआ ट्राइबल्स पे। अब ट्राइबल्स ने कैसे उसको रोका, ठीक है, ट्राइबल्स ने क्या किया जिससे जो ब्रिटिश की वायलेंट एंड एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी उसको एक सेटबैक लग सके। जैसे कि फर्स्ट था, इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे कि ट्राइबल्स ने क्या क्या किया होगा। आर्म्ड रिबेलियन किया था, फिर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, फिर हमारे मूवमेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, फिर अपने जो कल्चर ब्रिटिश ने बिगाड़ दिया था उस कल्चर को रिवाइव किया था, है ना। और उसके बाद अपने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये सब ट्राइबल्स ने किया था। अब इसको आप पॉइंट्स में लिख देंगे विद एग्जांपल्स, कि जैसे ट्राइबल रिबेलियंस एंड रिवोल्ट्स हुए थे, आर्म्ड रिबेलियन एंड रिवोल्ट्स हुए थे, तो आप एक दो रिवोल्ट के एग्जांपल देंगे। जैसे सांथाल रिबेलियन हुआ था, किसने लीड किया था, सीधो एंड कानू ने, ठीक है, एंड बुरसा मिंडा लेड उलगुलान हुआ था। तो 1899 टू 1900 में हुआ था ये, ठीक है। फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुंडा राज आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ ट्राइबल आर्म ट्राइबल रेसिस्टेंस। अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट्स ऑलरेडी 5 6 है, और उसको लिटिल बिट ऑफ एग्जांपल देंगे ना, उसी में आपकी जो है शीट पूरी भर जाएगी, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस आप पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल देंगे और उसका मेजर छोटा सा रीजन लिखेंगे उसका। फिर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुई थी कई सारी, जैसे कि ट्राइबल रीजन्स में झलकारी बाई ने सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करी थी। सिमिलरली रानी गाइडिन्ल्यू ने, ठीक है, इन नागालैंड में, तो ये तो काफ़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल है, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपनी प्रोटेस्ट करी थी, ठीक है, नॉन वायलेंट, और उनको उसके लिए जेल भी भेजा गया था। सो दे यूज देयर कल्चरल सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस एज ए मीन्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो ट्राइबल कल्चरल एंड प्रैक्टिसेस थी, उसको एज ए मीन्स ऑफ रेजिस्टेंस यूज किया था, जैसे कि हमारे नेशनलिस्ट ने किया था, है ना। देन फॉरेस्ट मूवमेंट हुए थे, तो ट्राइबल्स कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू वेरियस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मूवमेंट्स टू रेसिस्ट ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसीज, कि जैसे फॉरेस्ट सत्याग्रह इन सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद ब्रिटिशर्स को थोड़े से राइट्स देने पड़ गए थे, जैसे कलेक्शन ऑफ टिम्बर एंड मैनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, तो वो जभी से चला आ रहा है। देन कल्चरल रिवाइवल हुआ था ट्राइबल्स का, और वो कैसे किया था उन्होंने, आप एग्जांपल दे सकते हैं वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, जिन्होंने अपनी लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को सरवाइव रखा और अभी भी फर्दर फ्लरिश कर रहे हैं। जैसे कि बिश्नोई मूवमेंट हुआ था 1730s में, तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था। सिमिलरली आर्ट का मूवमेंट हुआ था, वर्ली आर्ट मूवमेंट, तो वो महाराष्ट्र में हुआ था। तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। देन एंगेजमेंट इन इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म में भी एंगेज किया था, उसके आप एक दो एग्जांपल दीजिए। जैसे रानी माँ गाइडिन्ल्यू ने किया था, ठीक है, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड जयपाल सिंह मुंडा ने किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, ऑल इंडिया ट्राइबल लीग बनाई थी, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके अब कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में ये लिखोगे कि ट्राइबल की प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है, और जो एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश काल में हुआ उसको हमने कैसे रिजॉल्व किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें कंक्लूजन में इसमें हाईलाइट देंगे, जिससे कि एक आंसर पूरा हो जाएगा। जैसे ट्राइबल रेजिलियंस एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू प्रेजर्विंग देयर कल्चरल हेरिटेज एंड राइट्स हैव पेव्ड द वे
फॉर ऑनगोइंग एफर्ट्स टू एड्रेस हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस एंड प्रमोट ट्राइबल एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया, नर्चरिंग होप्स फॉर फ्यूचर बिल्ड ऑन जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक है, तो जो ट्राइबल्स ने अपराइजिंग करी थी उससे ट्राइबल राइट्स को रिकॉग्निशन मिली, और उसके बाद मॉडर्न इंडिया में उसको हमने प्रॉपर जस्टिस एंड इक्वलिटी के थ्रू रिजॉल्व किया था जो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। तो इस तरीके से इस आंसर को हम एंड कर देंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज रीजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो कि इसकी मेन थीम क्या है। इसकी मेन थीम क्या, हजार्ड है या फिर लॉन्ग कोस्ट लाइन है? ठीक है, इसकी मेन थीम है लॉन्ग कोस्ट लाइन। ठीक है, अब ये कह रहा है लॉन्ग कोस्ट लाइन हमारे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है और थ्रेट्स भी प्रोवाइड करती है इस क्वेश्चन में। तो पहले पार्ट में तो हम बता देंगे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या प्रोवाइड करती है लॉन्ग कोस्ट लाइन, फिर दूसरे पार्ट में आप बता देंगे थ्रेट्स क्या क्या करती है। ठीक है, कि और स्टेटस, ये पूछ रहा है स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयरनेस, तो जो थ्रेट्स हैं उसके लिए हमने क्या क्या किया है, तो क्या क्या स्टेप्स लिए हमने उस थ्रेट्स को रिजॉल्व करने के लिए, वो भी पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 पार्ट हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो पहले पेज में तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, सेकंड पेज में सेकंड पार्ट लिखेंगे, और थर्ड पार्ट का 2-3 पॉइंट लिखेंगे, फिर लास्ट पेज में हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट करके कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, 3 पेज में आंसर लिखना है, 15 मार्क कर रहे हैं। ठीक है, और ये ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट का कंबाइंड क्वेश्चन है। सो तो डिजास्टर मैनेजमेंट नॉट ओनली कम्स इन GS3 बट ऑल्सो बिकम्स ए पार्ट ऑफ GS1-2, और एनवायरमेंट के भी GS1 में क्वेश्चन आते हैं। तो ऑल GS पेपर्स आर इंटर रिलेटेड इन नेचर। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन को तैयारी भी करनी है इंटर रिलेटेड। अब जैसे कि बोला है कि लॉन्ग कोस्ट लाइन है, तो पहले तो बता देंगे कितनी कोस्ट लाइन है इंट्रोडक्शन में, फिर बता देंगे कि वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट प्रोवाइड करता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देता है, और थ्रेट्स का 1-2 एग्जांपल दे देंगे इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन में। फिर तो बता नहीं है हमें कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, कि लॉन्ग कोस्ट लाइन है तो हमारे जो सी रिसोर्सेज हैं वो कितने तरह के होते हैं, वो सारे आउटलाइन कर देंगे वन बाई वन। ठीक है, और उसका पोटेंशियल आउटलाइन कर देंगे विद एग्जांपल्स। उसके बाद सेकंड पार्ट में कि जो भी हमारे हजार्ड हैं, जैसे साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, देन सुनामी हो गया, देन सी वाटर इंट्रूजन, सी लेवल राइज, जितने भी हजार्ड हमारे आते हैं वो सारे हजार्ड लिख देंगे। उसके बाद जो जो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे मैंग्रोव प्रोटेक्शन हो गया या फिर कोस्टल जोन मैनेजमेंट रूल्स हो गया, तो इन सब रूल्स को हम सॉल्यूशंस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन दे देंगे। देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है इसको, आंसर को। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन अप्रोक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर फ्रॉम द अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल विच ऑफर्स ए सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर वेरियस मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, इतनी हमारी कोस्ट लाइन है और वो पोटेंशियल करता है मिनरल रिसोर्सेज के लिए। हाउ एवर इट ऑल्सो प्लेसेस दीज कोस्टल एरियाज एट रिस्क फ्रॉम नेचुरल हजार्ड्स लाइक साइक्लोन्स एंड सुनामी। ठीक है, तो जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र की कोस्ट लाइन जो है, उससे रिस्क भी पैदा होता है। तो हमने एक एग्जांपल बता दिया कि सुनामी और साइक्लोन्स का। ठीक है, डिटेल में तो हम बाद में लिखेंगे ही लिखेंगे बॉडी में। अब आते हैं बॉडी पे। पहला बोलेंगे रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन इंडिया, मतलब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाई लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो अपॉर्चुनिटीज में क्या होगा, फर्स्ट होगा फिशरीज। ठीक है, फिशरीज, तो फिशरीज में आप बोलेंगे कि इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है फिश प्रोडक्शन में, है ना। उसके बाद आप एक एग्जांपल लिख देंगे, केरला लिख दीजिए या फिर कोलकाता लिख दीजिए। ठीक है, कहीं का भी जहाँ पे फिशरीज काफ़ी प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है। जैसे केरलाज मालाबार कोस्ट इज़ फेमस फॉर इज सी फूड इंक्लूडिंग वेराइटीज ऑफ फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स। ठीक है, लिख दिया एग्जाम्पल। फिर मिनरल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। मिनरल रिसोर्सेज में क्या क्या हो जाएगा हमारा, कि रिच कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स मिनरल रिसोर्सेज लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, गार्नेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात और तमिलनाडु कोस्ट पे काफ़ी प्रोमिनेंट पाए जाते हैं, जिससे कि सीमेंट इंडस्ट्री हमारी डेवलप होती है। ठीक है, फिर थर्ड में आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स और अदर मिनरल्स भी हमारे जो है कोस्ट लाइन से ही आते हैं। ठीक है, इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जैसे ऑफशोर एरिया अलोंग द कोस्ट आर नोन फॉर हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स इंक्लूडिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस इन द बॉम्बे हाई एंड केजी बेसिन। ठीक है, ये बता दिया। फिर प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स कहाँ होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्स कंटेन प्लेसर डिपॉजिट्स दैट होल्ड वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक टाइटेनियम, जिरकॉन एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, देन टूरिज्म, टूरिज्म में क्या बोलेंगे कि वही सीस्केप्स जहाँ पे टूरिज्म होता है, गोवा, केरला, तमिलनाडु अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और वो क्या प्रोवाइड करता है, पिक्चरेक्स बीचेस, सीनिक लैंडस्केप्स, हिस्टोरिकल साइट्स, मेकिंग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
तो जितना भी हमारा इकोनॉमिक और पोटेंशियल है लाइक कोस्ट लाइन का, वो सब हम आउटलाइन कर देंगे। और भी हैं, लाइक कोस्ट लाइन कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस, कि जितने भी हमारी सिल्वी कल्चर होता है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कोकोनट हो गया, कैश्यूज हो गया, ठीक है, राइस कल्टीवेशन, बैक वाटर फार्मिंग होती होती है हमारी केरला में, ठीक है, वेरियस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर कल्टिवेटेड इन दीज रीजन्स। फिर नए एवेन्यूज भी हमारे कोस्ट लाइन के थ्रू ओपन हो रहे हैं, जैसे सीवीड कल्टीवेशन हो गया, ऑफशोर विंड फार्म्स हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ठीक है, फिर ओशन टू फ्रेश वाटर प्लांट्स हो गया। तो ये सब हमारे नए नए इनिशिएटिव्स जो हैं कोस्ट लाइन से हम ले सकते हैं, और वो हमें काफ़ी बेनिफिट इकोनॉमिकली कर सकते हैं, और कोस्टल कम्युनिटीज़ को डेवलप भी कर सकते हैं। अब इतना हमारा जो कोस्ट लाइन है हमें प्रोवाइड कर रही है। अब हमारे थ्रेट्स क्या क्या आ रहे हैं कोस्ट लाइन से, ठीक है। थ्रेट्स क्या है? साइक्लोन, फ्लड, सुनामीज एंड सी लेवल राइज आर द मोस्ट मेजर थ्रेट्स, ठीक है। अब हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं, स्पेस है तो लिख सकते हो, लेकिन इतने पॉइंट्स में आपका स्पेस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ही पॉइंट लिखेंगे। अब साइक्लोन में आप क्या करेंगे, साइक्लोन देके एक मेजर साइक्लोन का एग्जाम्पल दे देंगे, कि जैसे बे ऑफ बंगाल रीजन है आर ससेप्टेबल टू साइक्लोन ड्यूरिंग मानसून साइकिल, ठीक है। तो क्या क्या, जैसे ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया था 1999 में, ठीक है, फिर साइक्लोन फेलियन आया था 2013 में। दीज आर द मोस्ट सीवियर साइक्लोन दैट केम इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर फ्लड्स में आ जाएंगे, तो फ्लड से क्या होता है, हमारा इनंडेशन हो जाती है इन द कोस्टल रीजन, ठीक है। फिर महाराष्ट्र मुंबई फ्लड्स का एग्जांपल दे सकते हैं हम। फिर सुनामीज हमारा आया था 2004 में, ठीक है, उससे हाई स्केल डिस्ट्रक्शन हुई थी। और सुनामीज कैसे डेवलप होते हैं, कैन रिजल्ट फ्रॉम अंडर सी अर्थक्वेक और वॉल्केनोज इरप्शन के थ्रू हमारे सुनामी बनते हैं। और एक आया था हमारा 2004 में। फिर सी लेवल राइज होता है हमारा, सी लेवल राइज में थाने क्रीक का एग्जांपल दे सकते हैं, वहाँ पे सी लेवल राइज से स्टॉर्म सर्ज की सिचुएशन देखी जाती है, ठीक है। और सी वाटर इंट्रूजन भी होता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर में। तो इस तरीके से कोस्टल एरियाज ने हमारे लिए थ्रेट्स पैदा करी हैं, है ना। अब इंडिया क्या रेस्पॉन्स ले रहा है उसके उसको थ्रेट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो लिखेंगे अपन थर्ड पार्ट में। जैसे फर्स्ट हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम्स। तो जैसे एनडीएमए हो गया, एसडीएमए हो गया, तो ये हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं डिजास्टर को मैनेज करने के लिए इन कोस्टल रीजन्स टू। अब आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि सेवरल स्टेट्स विच आर लाइक वल्नरेबल टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिजास्टर्स, तो उन स्टेट्स में स्पेसिफिक प्लान्स हैं उन स्टेट के रिगार्डिंग। जैसे कि ओडिशा है, उसका स्पेशल प्लान है, उस जैसे साइक्लोन आते रहते हैं हर साल, तो उन्होंने एक अपना मॉडस ऑपरेंडाई और एसओपीज बना रखे हैं उस साइक्लोन से लड़ने के लिए, ठीक है। जैसे कि रीजन स्पेसिफिक रिस्क एंड इंक्लूडिंग साइक्लोन, फ्लड्स एंड सुनामी। जैसे साइक्लोन फानी के ड्यूरिंग, ठीक है, 2019 में उड़ीसा ने काफ़ी अच्छा डिजास्टर रेस्पॉन्स दिया था, जिसकी वजह से बस एक दो जाने ही गई थी। अदरवाइज इससे भी कम सीवियर जो साइक्लोन था, ठीक है, वो साइक्लोन है उड़ीसा सुपर साइक्लोन का, जब 1999 में आया था, उसमें 1 लाख के अराउंड, सॉरी 10,000 अराउंड जाने गई थी, ठीक है। तो कम हजार्ड वाला साइक्लोन जो था उसमें ज़्यादा जाने गई थी, और ये उससे ज़्यादा हजार्ड वाला साइक्लोन था, इसमें काफ़ी कम जाने गई थी, ठीक है, ड्यू टू द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। देन साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट हमने किया है, ठीक है। साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या बॉडी बनाई गई है, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट हमने बनाया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, एडवांस साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। और ये किसके थ्रू होता है, आईएमडी और इनक्वाइस मिलके इसको करते हैं। और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे डॉपलर रडार यूज़ हो गई, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन हो गई, ठीक है, साइक्लोन डिटेक्शन रडार्स हो गई। तो ये सब टेक्नोलॉजीज हमारी यूज़ होती हैं, एक दो का नाम ले लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देन सुनामी प्रिपेयर्डनेस है, सुनामी का तो काफ़ी मतलब सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है। जैसे इनक्वाइस हैदराबाद सुनामी हमारा वार्निंग देता है, अर्ली वार्निंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है इनक्वाइस के अंदर। फिर हमारा इंडियन कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, जैसे कि हमारे इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है, उसी तरह का ये प्रोजेक्ट है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मैंग्रोव को रिस्टोर किया जाता है, शेल्टर बेल्ट्स बनाई जाती हैं जिससे सी वाटर इंट्रूजन ना हो, ठीक है। फिर बायोशील्ड्स बनाई जाती हैं टू प्रिवेंट इरोजन, फ्लडिंग एंड सी लेवल राइज। तो इस तरीके के जो हजार्ड हैं उनसे बचने के लिए ये सब टेक्निक्स हमारी यूज़ की जाती हैं। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी तरीके का आप हजार्ड या डिजास्टर मैनेजमेंट का आंसर लिख रहे हो, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, यू हैव टू राइट इट।
तो इसमें क्या बोलेंगे कि लोकल रेजिडेंट्स नीड्स टू बी ट्रेंड एंड आर ट्रेंड इन डिजास्टर रेस्पॉन्स इवैक्यूएशन प्रोसीजर बाई वेरियस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद आप एक विजन देंगे कि इंडिया को हम क्या देखना चाहते हैं, कि क्लाइमेट रेजिलिएंट होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है, फ्यूचर में, और हमारी इकोनॉमिक पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए कोस्टल जो एरियाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। इस तरीके का आप विजनरी जो है और जो है फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देंगे, प्रोग्रेसिव कंक्लूजन देंगे, ठीक है। जैसे लुकिंग अहेड, इट इज एसेंशियल फॉर इंडिया टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन कोस्टल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस। यहाँ पे आपने एक सजेशन दे दिया, इन ऑर्डर टू फुलफिल द विजन ऑफ ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, दैट बैलेंसेज इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन विद कंजर्वेशन। इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन तो करना ही है, एट द सेम टाइम कंजर्वेशन करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करना है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट इज इंपेरेटिव फॉर इंडिया टू लेवरेज द फुल पोटेंशियल ऑफ इट्स कोस्ट लाइन इन ए सस्टेनेबल मैनर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। So this is it for day 7. Please wait for tomorrow for day 8. Also, please subscribe the channel and go into the description and subscribe to the Telegram channel in which I post 5 questions for prelims and 2 questions for mains every day. So if you continue doing this, अगर आप रोज करते हैं तो एटलीस्ट आपका जो PYQ वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस तक, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, और डेली आप MCQ सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपकी जो हैबिट है, ठीक है, आंसर राइटिंग की एंड MCQ सॉल्विंग की, वो कंटिन्यू रहेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू ऑल।